का रही है, सियासतदानों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग पूरी शिद्दत के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि प्रदेश में बिना किसी रुकावट के वोटों की गिनती का काम संपन्न हो सके। प्रदेश में मतगणना की तैयारी जोरों पर। 3 दिसंबर को आएंगे चुनावी नतीजे। रविवार सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। 25 नवंबर से कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई ईवीएम मशीनों को 3 दिसंबर को खोला जाएगा। ईवीएम में कैद परिणाम को सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां जबरदस्त हैं। प्रदेश के सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता कॉमर्स कॉलेज में ईवीएम स्ट्रांग रूम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। मुख्य जो व्यवस्था है यहाँ पर आईटी का जो हमने प्रोविजन है, जिससे कि हमारा इंटरनेट के मार्फत, आपने देखा होगा बीएसएनएल की लाइनें हमने लीज लाइन डाली है, एक ऑल्टरनेटिव लीज लाइन भी डाल रहे हैं। साथ में जो हमारी टीवी ट्रेंड है, इलेक्शन टीवी ट्रेंड है, वो हमारे मीडिया के जो मीडिया सेंटर होगा उसमें जैसे ही आरओ अपनी टेबल पे अगर उसको कंप्यूटर में डेटा फीड करेगा तो लाइव फीड तुरंत ही मिल जाए, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ दूरी बहुत है तो एक दूसरे को भेजने में वहाँ टाइम लगेगा। तो प्रयास है कि वहाँ टीवी लगाएंगे और स्क्रीन लगेगी और इसको रिजल्ट्स को कैसे जल्द से जल्द दिया जा सके और सही समय पर मिल सके, मीडिया को भी मिल सके, साथ में आमजन को भी। VHA ऐप है, रिजल्ट्स eci.gov.in है, तो प्रयास यही है। और टेबलें कितनी लगनी है, कितने समय में होगा, कितने राउंड है, हर विधानसभा का अलग अलग राउंड है। प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों के लिए 36 मतगणना केंद्रों पर 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना शुरू हो जाएगी। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो मतगणना की जाएगी वो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में की जाएगी। पूरी व्यवस्थाओं की जो तैयारी की गई, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित हमारे साथ में हुए। सर, क्या व्यवस्था है, किस तरह से फास्टेस्ट रिजल्ट आप देंगे इस बार? देखिए, सभी जो विधानसभा है उनके लिए अलग अलग काउंटिंग हॉल्स तैयार कराए गए हैं। उसमें उनकी मशीनों की संख्या के हिसाब से हमने टेबल्स लगाई हैं। जैसे जहाँ पे सबसे अधिक बूथ्स हैं वहाँ पे आमेर, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, बगरू, सांगानेर, दूदू, इन 6 विधानसभा में हमने 14 टेबल लगाई हैं ताकि यहाँ पे राउंड्स की संख्या कम हो। और बाकियों में जहाँ पे विधानसभाओं में पोलिंग बूथ कम है वहाँ पे 10 से 12 टेबल्स लगे हैं। जो मतदाताओं की संख्या जहाँ ज्यादा है तो वहाँ भी मतलब वक्त नहीं लगेगा एक तरह से देखा जाए तो काउंटिंग में? जी बिल्कुल, जैसे जहाँ ज्यादा है वहाँ पे 14 टेबल लगाई हैं और पोस्टल बैलेट के लिए भी अलग से टेबल लगाई हैं ताकि दोनों की गणनाएं अलग अलग टेबल्स पे पैरेलली चल सके। जयपुर की सभी 19 विधानसभा सीटों पर तैयारियां चाक चौबंद हैं। इसी तरीके से अलग अलग जिलों में मतगणना की तैयारी की जा रही है, चाहे बात उदयपुर की हो या चित्तौड़गढ़ की। वहीं झालावाड़, करौली और प्रतापगढ़ में भी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से पुख्ता कर ली गई है। भरतपुर में भी मतगणना की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मतगणना की पूरी तैयारियां हमारे राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में कर ली गई हैं और हमारे 4 आरओ, चारों विधानसभाएं, और उसके लिए जो हमारे समस्त व्यवस्थाएं हमको करनी है, चाहे वो 3 लेवल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो या उसके अलावा हम अंदर काउंटिंग रूम की व्यवस्थाएं हों या फिर मीडिया के लिए कंट्रोल रूम बनाना हो, वो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उनका 2 बार मैंने भी इंस्पेक्शन कर लिया है। उधर झुंझुनू में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उधर हनुमानगढ़ की 5 सीटों के लिए वोटों की गिनती पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। श्री गंगानगर जिले में भी निर्वाचन विभाग सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। उधर बांसवाड़ा में मतगणना को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। अलग अलग जिलों में मतगणना की तैयारी को लेकर झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा में तैयारियां जबरदस्त तरीके से की जा रही हैं। सभी जिलों में अमूमन इसी तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद है कि मतगणना स्थलों पर किसी भी तरीके का माहौल खराब न हो।
नतीजों का सबको इंतजार है, लेकिन नतीजों के लिए तैयारियां आप देख सकते हैं कि खास तौर पर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट के लिए क्या तैयारी की गई है। 19 विधानसभाएं जयपुर के अंदर हैं। पूरे प्रदेश की निगाह इन विधानसभा सीटों पर रहेगी, क्योंकि यहां से एक तरह से राजस्थान का पूरा रुझान सामने आता है। हालांकि इस बार निर्वाचन आयोग का दावा है कि वक्त रहते इस बार समय पर जो है रुझान आने लग जाएंगे और समय पर ही लोगों को आसानी से नतीजे मिलेंगे। जिस हिसाब से तैयारियां की गई हैं, उसके लिए बाकायदा सारी तैयारियों का जायजा भी लिया गया और एक ड्राई रन, एक मॉक ड्रिल जो है शनिवार को किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कसर, कोताही, गलती होती है तो उसे ड्राई रन के दौरान आइडेंटिफाई करके बाहर किया जा सके और मतगणना वाले दिन किसी भी तरह की कोई कोताही, कोई गलती ना हो। कैमरा पर्सन नवीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वैसे जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता जीत का दावा करते रहेंगे और एग्जिट पोल के बाद दावों का दौर तो रॉकेट की रफ्तार से चल रहा है। इस रिपोर्ट में देखेंगे तो जानेंगे आप। राजस्थान में जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच दावों का कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वो फिर से सरकार बनाएगी, जबकि बीजेपी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने का ऐलान कर रही है। 3 दिनों की यात्रा पर बांसवाड़ा पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने माता त्रिपुर सुंदरी के बाद प्रदेश में 125 से 150 सीटें बीजेपी को मिलने का दावा किया। रुझान अच्छे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से 5 साल में कांग्रेस के शासन में अराजकता थी, कानून व्यवस्था खराब थी, किसान जमीनों की नीलामी से त्रस्त थे, नौजवान पेपर लीक से त्रस्त थे, भ्रष्टाचार के कारण लोगों के मन में एक आक्रोश था। कुल मिलाकर राजस्थान में 5 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा और इसी अराजकता के खिलाफ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए बटन दबाया। सतीश पूनिया की तरह बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ीलाल मीणा भी प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलने का दावा कर रहे हैं। सीटें 120 प्लस और 130 तक पहुंच जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। और एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है, जो पूरी राजस्थान पर जिन सीटों पे गया वहाँ रमेश मीणा हार रहे हैं, भजन लाल जी हार रहे हैं, महाराज की भी सुन रहा हूँ, प्रसादी लाल जी हार रहे हैं, सब जितने भी मंत्री हैं सब निपट रहे हैं, हार रहे हैं। इसका मतलब 95% से ज़्यादा मिनिस्टर अब की बार घर बैठ जाएंगे, जनता उनको घर बैठा देगी। कारण है भ्रष्टाचार चरम पर और जनता में आक्रोश सरकार के खिलाफ पहुंचा जाता है। एक के बाद एक बीजेपी के कई नेता जीत का दावा कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी कुछ ऐसा ही दावा करते नजर आए। एग्जिट पोल से अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता, परंतु लोगों में इच्छुकता पैदा हो गई है और इच्छुकता के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो इस पे अपने अपने गणित लगा रहा है। परंतु मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इनसे आपस में झगड़ रही थी, भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8-10 मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 1 सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब है, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आलाकमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती। सत्ता का सिकंदर कौन बनेगा, ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन उससे पहले दोनों ही दल खुद की सरकार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने मुनेश गुर्जर के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया और इसके साथ ही मामले में की गई प्रारंभिक जांच को भी रद्द कर दिया है। मेयर मुनेश गुर्जर को हाई कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट ने रद्द किया मेयर का निलंबन। नए सिरे से मामले की जांच के आदेश। ये दूसरी बार है जब हाई कोर्ट से जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को राहत मिली हो। 23 अगस्त को कोर्ट ने सरकार के निलंबन के फैसले पर जहां रोक लगाई थी, वहीं अब निलंबन के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही प्रशासन को 1 महीने के अंदर नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट के फैसले पर मेयर मुनेश गुर्जर खुशी जताई। ही हूँ और माता का मुझे आशीर्वाद मिला है। मेरी हमेशा से ईश्वर में बहुत आस्था रही है और ईश्वर हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं। आज सच्चाई की जीत हुई है। न्यायपालिका पे मुझे पूर्ण विश्वास था, ईश्वर पे मेरा पूर्ण विश्वास था, लेकिन इस दुख की घड़ी में जो मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे वार्ड के लोग हैं, जिन्होंने अथाह विश्वास मुझ पर जताया, जयपुर की जनता ने मुझ पर अथाह विश्वास जताया और मेरे लिए दुआएं की, उन दुआओं का ये असर है। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि खुशी की घड़ी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में जो आपके साथ खड़े होते हैं वो आपका परिवार होता है। दरअसल मुनेश गुर्जर के निलंबन की कहानी 4 अगस्त 2023 को उनके घर पर पड़े एसीबी के छापे से शुरू हुई थी, जिसमें उनके पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने रिश्वत लेते 2 दलालों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सुशील गुर्जर पर पट्टा जारी करने के बदले 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। कहा गया कि ये रकम मेयर मुनेश गुर्जर की मौजूदगी में ली गई है। घर की तलाशी में भी 40 लाख रुपए कैश मिलने की बात सामने आई। एक दलाल घर से 8 लाख रुपए नगद मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद 5 अगस्त को बिना जांच के मुनेश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित कर दिया गया। मुनेश गुर्जर के पुनः निलंबन वाले मामले में हमारे द्वारा ये स्पष्ट केस कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था कि जो प्रारंभिक जांच अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, वह मुनेश गुर्जर के पूर्व निलंबन मामले में सरकार की तरफ से ओआईसी थे। ओआईसी रहते हुए ही उन्होंने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी। जांच रिपोर्ट में उन चार्जेस में भी मुनेश गुर्जर को दोषी माना जिसकी चार्जशीट या नोटिस कभी मुनेश गुर्जर को नहीं दिए गए। इस तरीके से जो प्रारंभिक जांच अधिकारी थे वो दुर्भावना पूर्वक कार्य कर रहे थे और उनकी किसी भी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर सस्पेंशन ऑर्डर पास किया जाना अनुचित है। कोर्ट ने इस सारी बहस को और सारे डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को देखने के बाद माना कि प्रारंभिक जांच अधिकारी जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन तक को भी लिखित बयान मानते हुए रिपोर्ट दी है, वो ओआईसी रह चुके हैं, उनके द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट वो गलत है। इसी आधार पर सस्पेंशन भी अनुचित है। सरकार ने कहा कि इसे प्रारंभिक जांच है और इसमें जो भी निष्कर्ष दिया गया है उसके आधार पर मुनेश गुर्जर की याचिका को मंजूर करना वो अनुचित होगा। सरकार की दलील। इस फैसले के खिलाफ मुनेश गुर्जर ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद 23 अगस्त को हाई कोर्ट ने ये कहते हुए निलंबन पर रोक लगाई कि सरकार प्रारंभिक जांच के बिना मेयर को निलंबित नहीं कर सकती है। 24 अगस्त को मुनेश गुर्जर ने निगम कार्यालय पहुंचकर अपना काम शुरू किया, लेकिन विभाग ने अपनी प्रारंभिक में उन्हें दोषी माना, जिसके बाद 22 सितंबर को उन्हें दोबारा निलंबित कर दिया गया। ऐसे में एक बार फिर मुनेश गुर्जर ने कोर्ट का रुख किया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आ रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सरपंच 2,40,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुए हैं। राशमी के जाडाना सरपंच को ट्रैप किया गया है। सरपंच का नाम संजय सुखपाल है, जिन्हें ट्रैप किया गया है। कब्जे की जमीन का पट्टा जारी करने के एवज में उन्होंने रिश्वत मांगी थी, ऐसे आरोप लगे हैं। पहले
परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत ली जा चुकी थी और उसके बाद अब यह ट्रैपिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सरपंच 2,40,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। राशमी के जाडाना सरपंच संजय सुखवाल को ट्रैप किया गया है। कब्जे की जमीन का पट्टा जारी करने के एवज में यह रिश्वत की रकम मांगी गई थी। पहले परिवादी से बाकायदा 1 लाख रुपए रिश्वत ली भी जा चुकी थी और फिर उसके बाद ये जब एक बार और किस्त ली जा रही थी रिश्वत की, उसी दौरान ये ट्रैपिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोटा में आए दिन छात्रों के बढ़ते सुसाइड के मामलों पर प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है, जिसके बाद डीएम ने कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगा है। संस्थाएं उनकी मीटिंग ली गई थी। उनको 2 कोचिंग संस्था वाले हैं, उनमें एक को पूर्व नोटिस दिया गया था, एक को आज नोटिस भी जारी किया गया है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए उनको हिदायत दी गई है और जो कोचिंग संस्था में गाइडलाइन है उसको सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। और हमारे द्वारा भी रैंडमली कुछ नोडल ऑफिसर्स हमारे लगे हुए हैं, उनके द्वारा भी चेक करने के लिए कहा गया है। ये नोटिस गाइडलाइन का सख्ती से पालन न किए जाने के एवज में दिया गया है। इससे पहले जिला कलेक्टर ने कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें जिम्मेदार लोगों को गाइडलाइन के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए थे। कोटा में जो पीजीज है यहाँ पर लगभग 50-60-70 हजार बच्चा उन पीजीज के कमरों में रहता है। जो गाइडलाइंस जो आती है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि चूंकि हम लोग हॉस्टलेशन के अंदर हम लोग काम करते हैं, पदाधिकारी हैं, तो हम तो अपनी पालना करवा देते हैं। लेकिन जो पीजीज है उसके अंदर कोई इस तरह की समिति नहीं बनी हुई, ना कोई उसकी निगरानी का कोई केंद्र बना हुआ है उसके अंदर। तो हमने तो सुझाव दिया कि जो नोडल ऑफिसर हैं वो पीजीज के कमरों की गणना करें, उनके जो मालिक कौन है, कितने कमरे हैं, उसकी गणना करके पूरा एक रिकॉर्ड रखें यहाँ पर। और जितने भी गाइडलाइंस जो आती है सरकार द्वारा हर वक्त, वो उसकी सूचना उनको भी देवे, पीजी को भी देवे। अभी हमने देखा पिछली जो 2 घटनाएं घटी हैं इसके अंदर हैंगिंग डिवाइस नहीं लगे हुए थे, जबकि हम लोग हॉस्टल एसोसिएशन की तरफ से लगभग 90% जितने भी हॉस्टल्स हैं, 3500 हॉस्टल लगभग कोटा शहर में है, उसमें 90% हॉस्टलों में हम लोग हैंगिंग डिवाइस लगा चुके। स्टूडेंट सुसाइड की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को साफ हिदायत दी गई है कि अगर गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। उस स्पष्टीकरण जवाब के प्राप्त होने के उपरांत जो भी उसके अंदर कमी बेशी है, प्लस कलेक्टर साहब ने जो नोडल अफसर्स हैं इलाके जिनके बटे हुए हैं, उनसे भी 2 दिन में जवाब मांगा है कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कमी रही। उस जवाब के आने के उपरांत जो भी कमियां होंगी उस निर्देशिका के अनुसार जो गाइडलाइंस हैं उचित कदम लिया जाएगा। कोटा
हमेशा से परेशानी का सबब रहे हैं। अक्सर हमने देखा है जब जब गाइडलाइन आती हैं उन्हें गंभीरता से पालना नहीं की जाती। पहली बार जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया है। कोचिंग संस्थान से लेकर हॉस्टल संचालक को नोटिस जारी कर 3 दिन में सख्ती के साथ में जवाब मांगा है। देखना ये होगा कि जिला प्रशासन का ये एक्शन क्या हॉस्टल और कोचिंग संचालकों को सुधार पाता है, क्या हॉस्टल और कोचिंग संचालक जिला प्रशासन की गाइडलाइन को लेकर गंभीर होते हैं, उनकी गंभीरता से पालना करते हैं ताकि कोटा में होने वाले कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के मामलों में कमी लाई जा सके। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। जयपुर में अपनी गाड़ियों, अपने वाहनों के वीआईपी नंबर के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। परिवहन विभाग में वीआईपी नंबरों के लिए लोगों की कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है। विभाग ने कई वीआईपी नंबर्स के लिए नीलामी का आयोजन किया था, जहां लाख रुपए से ज्यादा की बोलियां लगी। जयपुर झालाना आरटीओ की अक्टूबर और नवंबर की रिपोर्ट यह कहती है कि 18 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक लोगों ने वाहनों के नंबरों पर लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। यह कीमत केवल वाहन मालिकों ने वाहनों के वीआईपी नंबरों के लिए चुकाई है। 22 नवंबर को बिके 0001 नंबर की कीमत 5,05,000 रुपए थी। अक्टूबर महीने में टॉप 10 नंबर्स में सबसे कम कीमत 0006 नंबर के लिए चुकाई गई, जो कि 1,02,000 रुपए थी। वीआईपी नंबर मिलना ग्राहक की तकदीर पर भी निर्भर करता है। अगर ऑनलाइन वीआईपी नंबर लेने पर किसी दूसरे ग्राहक ने बोली नहीं लगाई तो तय कीमत पर नंबर मिल जाएगा। से पहले ये आरटीओ के लेवल पे मैन्युअली ये नंबर अलॉट किए जाते थे, कोई स्पेसिफिक नंबर। 2018 के बाद में फैंसी नंबर पोर्टल डेवलप किया गवर्नमेंट ने, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ा और दूसरा इसमें जो फैंसी नंबर है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ गई। तो अब जैसे इस साल का अगर देखें तो 1164 अब तक फैंसी नंबर जनरेट हो चुके हैं। अप्रैल से अब 15 अक्टूबर से अब तक 1164 नंबर और उनसे 2 करोड़ और 2 करोड़ 8 लाख का रेवेन्यू और सरकार को प्राप्त हो चुका है। अलवर से खबर है, जहां पर अरावली विहार इलाके में 8 से लेकर करीब 10 की संख्या में युवकों ने देर रात सड़क पर खड़ी हुई 10 से ज्यादा गाड़ियों को तोड़ डाला, उनको नुकसान पहुंचाया, उनके शीशे तोड़ डाले। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो के आधार पर कार चालकों के द्वारा 2 युवकों की पहचान कर ली गई, जिनको पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पीड़ित युवक ललित सैनी ने बताया कि मेरे पिताजी डॉगी घुमाने बाहर गए हुए थे, तभी उन्होंने बताया कि गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। हमने जब कैमरे में चेक किया तो 8 से 10 युवकों ने वीडियो बनाते हुए शीशे तोड़ते हुए दिखाई दिए। पीड़ित की गाड़ी में से एक लैपटॉप और 50,000 नगद चोरी हुए हैं। भैया एक्चुअली क्या था कि सुबह मेरे फादर डॉगी को घुमाने गए थे बाहर, तो मेरी गाड़ी एस क्रॉस और एक गाड़ी मेरे चचेरे भाई की है स्विफ्ट, ये बाहर खड़ी हुई थी, उनके शीशे टूटे हुए थे। उन्होंने मेरे को आवाज़ दी कि बोलो भाई गाड़ी के शीशे टूट गए। मैं बाहर गया तो हमारे चाचा जी का कैमरा लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, वहाँ से मैंने क्लिप मंगवाई तो पता लगा कि 8-10 लड़के थे जिन्होंने वीडियो बनाते हुए शीशे तोड़े और सामान गाड़ी में से निकाल लिया। उसके बाद में फिर ये सीधे भागे सर्किल की तरफ, मनमार सर्किल की तरफ, ज्योतिराव फुले सर्किल की तरफ। वहाँ से फिर हम लोग आगे गए तो 2 गाड़ियों के शीशे और टूटे हुए थे, वो भी हमारे परिवार की गाड़ियाँ हैं दोनों। तो वहाँ से फिर हम लोग सुबह 6 बजे के आसपास हम लोगों ने गली में जा करके देखा, गली में एक कैमरा और लगा हुआ था गिराज चौधरी जी का। वहाँ से पता लगा ये 8-10 लड़के थे जो आए थे। फिर हम उस जगह पे गए जहाँ से ये घूमे थे, वहाँ पे एक कृष्णा पीजी, वहाँ पे 2 लड़के मिले, एक तो अभिषेक नाम का है और एक दूसरा लड़का भी है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे साथ में आए थे, मैंने उनको बाहर तक छोड़ा था। उन्होंने शीशे तोड़े, बेसबॉल का डंडा था उनके आवाज़ में। तोड़ने के बाद में उन्होंने सामान वामान भी निकाला है। फिर बोलो मैं डर की वजह से मैं पीछे भाग गया। अब मैं उनको वो स्कीम 2 में रहते बताए, अभी हम लोग उनको थाने लेकर के जा रहे हैं। ये भी बताया मजे में तोड़े, वीडियो बनाने के लिए और चोरी करने के लिए। और आइए फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 50